आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में खनिज पोषण। यानी कि जो पौधों में मतलब पौधे न्यूट्रिएंट कैसे होते हैं, यानी उनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है मिनरल्स का। ठीक है, तो आप जानते हैं हर एक पौधा आत्मपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बनिक पदार्थों के अतिरिक्त जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब सब्सटेंस होते हैं, उनके अतिरिक्त भी पौधे की विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों, मिनरल्स एलिमेंट्स, जो भी माने जो कार्बनिक पदार्थ यानी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती हैं, उनके अदर भी पौधे को क्या चाहिए? मिनरल्स एलिमेंट्स। उन्हें क्या की आवश्यकता होती है? मिनरल्स एलिमेंट यानी कि खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। तो अब वो कैसे प्राप्त करते हैं? जिसे वे जड़ों की सहायता से भूमि से अवशोषित करते हैं। वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? उन्हें जड़ों की सहायता से भूमि से, यानी मृदा में जो उपस्थित जो तत्व होते हैं वो उन्हें जड़ों की सहायता से एब्जॉर्ब करते हैं। भूमि में ये खनिज लवण मिनरल सॉल्ट्स विलयन सॉल्यूशन के रूप में उपस्थित होते हैं। और ये भूमि में कैसे पाए जाते हैं? जो खनिज लवण है वो क्या के रूप में पाए जाते हैं? मिनरल सॉल्ट्स सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, के रूप में उपस्थित होती है। खनिज लवण का विलयन के रूप में अकार्बनिक पोषण ही खनिज लवणों का विलयन के रूप में जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल सॉल्ट्स हैं, उनका विलयन के रूप में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ही खनिज पोषण होता है। यानी कि ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो अकार्बनिक पोषण कर ही मिनरल्स न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कैसे समझेंगे कि जो पौधों में जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है, मिनरल्स न्यूट्रिशन, वो कहाँ से होता है? मृदा से, भूमि से है। अब वो किसकी सहायता से होता है? जड़ों की सहायता से होता है। और किसके रूप में होता है? भूमि पर किस चीज़ में रहता है? वो सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन के रूप में होता है, तो ये कैसा हो गया? इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक हो गया। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को ही क्या बोलेंगे? खनिज पोषण या मिनरल्स न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप आगे देखेंगे। पौधों में खनिज तत्वों के प्रमुख कार्य, फंक्शन ऑफ मिनरल्स एलिमेंट इन प्लांट, यानी कि जो खनिज तत्व हैं उनका प्लांट्स में क्या कार्य है, क्यों जरूरी है, वो क्यों आवश्यक है। तो पहला है पौधों के संगठक के रूप में। ठीक है, तो संगठक के रूप में यानी कि वो किस तरह है, मतलब कहाँ पाए जाते हैं पौधों में? संगठन के रूप में। ठीक है, संगठक उनका। तो अनेक खनिज तत्व पादप कोशिका के जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जो अनेक खनिज तत्व जो मिनरल्स एलिमेंट है, वो पादप की कोशिका के जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म एवं सेल्स वॉल में, कोशिका भित्ति में के स्थायी संगठक हैं। यानी कि वो क्या है? इनके स्थायी संगठक होते हैं। कौन होते हैं? जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पादप के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, सेल वॉल में पाए जाएंगे, और वो एक स्थायी संगठक है, यानी वो रहते ही हैं। एग्जाम्पल प्रोटीन्स में सल्फर, जैसे जो प्रोटीन्स है उनमें क्या रहता है? सल्फर रहता है। न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फोरस, तो न्यूक्लिक अम्ल में क्या रहता है? फॉस्फोरस। सेल्स वॉल में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो साइटोक्रोम में आयरन। ठीक है, तो ये प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये जो पाए जाते हैं एलिमेंट्स, वो ऐसे रूप में पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपको पता है कि जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है पौधों में, जब पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो जब जो प्रोसेस होती है, जो मैकेनिज्म होती है, उसमें जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनकी क्या भूमिका होती है, ये आप जब देखेंगे वो आप साइकिल्स पढ़ेंगे, C2 साइकिल, C3 साइकिल, इनमें भी ये बताया गया है। इसी प्रकार तथा कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य के प्रमुख भाग होते हैं।
और ये सब क्या होते हैं, कोशिका भित्ति के, सेल्स वॉल के और प्रोटोप्लाज्म के प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अपना पहला क्या हो गया, पौधों के संगठक के रूप में। अब दूसरा है कोशिका के पराशरणीय दाब पर प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल्स, यानी कि उनका पराशरणीय दाब, जो पराशरण दाब लगेगा जो सेल्स पर, उन पर उनका क्या इफेक्ट होता है। तो जो पादप कोशिका के रस, पादप कोशिका का जो रस है, शेप है, उसमें अनेक खनिज तत्व घुलित अवस्था में पाए जाती हैं। जितने भी तत्व हैं उसमें क्या होंगे, एक घुलित अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो अनेक पराशरणीय दाब ओपी को प्रभावित करती हैं, जो क्या करेंगे, पराशरण दाब को प्रभावित करेंगे। अम्लता एवं उभय प्रतिरोधी क्रिया, एसिडिटी एंड बफर एक्शन। ठीक है, तो भूमि में अवशोषित खनिज तत्व, जो भूमि में जो अवशोषित खनिज तत्व हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन्स कॉन्सेंट्रेशन को तथा इस प्रकार कोशारक सेल शिप के पीएच को प्रभावित करते हैं। जो एलिमेंट्स हैं जो भूमि में से एब्जॉर्ब होते हैं, जो वो हाइड्रोजन की जो कंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की जो कंट्रेशन है, और जो सेल शेप की जो पीएच है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करती हैं। साथ ही ये पौधे के उभय प्रतिरोधी तंत्र, बफर सिस्टम, जो पौधों में उभय प्रतिरोधी तंत्र होता है, बफर सिस्टम का भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फॉस्फेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम एक सामान्य रूप से पाए जाने वाला सिस्टम है। फॉस्फेट बफर सिस्टम एक सामान्य रूप से पाए जाने वाला सिस्टम है या तंत्र है। ठीक है, तो पहला हो गया संगठक के रूप में, दूसरा है पराशरणीय दाब पर प्रभाव, कोशिका की अम्लता एवं उभय प्रतिरोधी क्रिया। अब चौथा है साइटोप्लाज्मिक झिल्लियों का पारगम्यता की पारगम्यता। तो परमेबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो पहले है साइटोप्लाज्मिक झिल्ली की पारगम्यता माने होता है एक बिलियन ओब्लायक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाना, पारगम्य हो जाना। तो साइटोप्लाज्मिक झिल्ली से एक मतलब जो बिलियन ओब्लायक होते हैं वो एक झिल्ली से आसानी से एक आर पार हो जाते हैं। पारगम्यता विभिन्न कैटाइन व एनाइन के द्वारा प्रभावित होती है। जो झिल्लियों की जो पारगम्यता है वो किसके द्वारा होती है, कैटाइन और एनाइन के द्वारा प्रभावित होती है, इफेक्ट होती है। साइटोप्लाज्मिक झिल्लियों की पारगम्यता पर द्वि तथा त्रिसंयोजी कैटाइन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात ये पारगम्यता को कम करते हैं। इसके विपरीत एक संयोजी कैटाइन पारगम्यता बढ़ाते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक की जो पारगम्यता है, अगर उसमें द्वि या त्रिसंयोजी कैटाइन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जब कब क्या होता है, द्वि और त्रिसंयोजी कैटाइन का क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, उससे उसकी पारगम्यता को क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसके विपरीत एक संयोजी कैटाइन पारगम्यता बढ़ाती है और एक संयोजी द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी पारगम्यता को घटाएंगे। और इसके विपरीत अगर एक संयोजी है, मोनोवैलेंट कैशन है कैटाइन है तो क्या करेंगे, इसकी पारगम्यता को बढ़ाएंगे। विषैले प्रभाव, टॉक्सिक इफेक्ट, कई खनिज तत्व अपने आयनीकृत रूप में जीवद्रव, यानी जो कई खनिज तत्व अपने आयनीकृत रूप में जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म में विषैले प्रभाव डालते हैं। आपको पता है कि जो तत्व एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रूप से मतलब पौधों में जरूरी नहीं है कि वो आवश्यक हो, आवश्यक तत्व के अलावा भी इसमें कुछ हानिकारक तत्व होते हैं, जिससे जो उस पर जो पौधा है उसको कैसे मतलब इफेक्ट करती है, तो विषैले टॉक्सिक इफेक्ट करते हैं। कई खनिज तत्व अपने आयनीकृत यानी कि आयनीकृत होकर जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म में विषैले प्रभाव डालते हैं, जैसे आर्सेनिक और कॉपर, मरकरी ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं, उनमें हानिकारक प्रभाव डालते हैं, यानी टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, विषैले प्रभाव।